मैं डॉक्टर आर के पुरोहित आपका स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उपागम के समय में के संदर्भ में विचार करें। उपागम का मतलब होता है अध्ययन पद्धति। परंपरागत राजनीति विज्ञान में इसे हम अध्ययन पद्धति कहते थे और आज आधुनिक राजनीति के जमाने में इसे उपागम कहते हैं। दोनों एक ही चीज है, नाम में परिवर्तन है बस। तो किसी भी घटना को जानने, समझने, अध्ययन करने और उसके बारे में निष्कर्ष निकालने को अध्ययन पद्धति कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी एक घटना का अध्ययन करना चाहते हैं तो एक पद्धति है पर्यवेक्षणात्मक अध्ययन पद्धति। मान लीजिए आप यह जानना चाहते हैं कि विधानसभा में कार्यवाहियां किस प्रकार की होती हैं, तो आप विधानसभा की बैठक में दर्शक दीर्घा में जाकर के बैठते हैं। जितने समय तक आपको अनुमति मिली उस समय तक आप खुद उस सदन में घटने वाली प्रत्येक घटना को, सदस्यों के व्यवहार को, मंत्रियों के द्वारा दिए जाने वाले जवाबों को, विरोधी दलों के द्वारा की गई आलोचनाओं को आप अवलोकन करते हैं और सब चीजों का अवलोकन करने के बाद आवश्यकता पड़ी तो उनसे आप व्यक्तिगत संपर्क करते हैं और एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ये पर्यवेक्षणात्मक अध्ययन पद्धति है। इसी प्रकार से जब हम अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन पद्धति के बारे में विचार करते हैं तो इसकी भी कुछ अध्ययन पद्धतियां हैं। इन अध्ययन पद्धतियों में सबसे पहले आता है ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति, हिस्टोरिकल। ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति, इसके समर्थक हैं पुराने अंतरराष्ट्रीय राजनीति के विचारक, जिसमें जिमन है, E.H. कार है, स्वार्जनबर्गर आदि विभिन्न विचारक हैं जो ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति के अनुसार का सहारा लेकर के वे अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं और निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। इतिहास राजनीति विज्ञान का गुरु है। क्यों? क्योंकि इतिहास में जो घटनाएं घटती हैं उन घटनाओं का अध्ययन करके हम अपने वर्तमान और भविष्य को सुधारने का प्रयास करते हैं। इतिहास में विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटती हैं। कई घटनाएं पुनरावृत्ति होती हैं, तो उन घटनाओं से हम सबक सीखते हैं, अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से ये विचारक अंतरराष्ट्रीय राजनीति के ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति का सहारा लेकर के वे पिछले समय में घटी विभिन्न प्रकार की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। अवलोकन तो संभव नहीं होता, यदि अवलोकन किया जाना संभव है तो वहां पर अवलोकन भी करते हैं और उन घटनाओं के आधार पर, उन घटनाओं के अध्ययन करने के आधार पर वे निष्कर्षों का प्रतिपादन करते हैं। जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ, युद्ध क्यों हुआ, युद्ध के कारण क्या थे, युद्ध में विभिन्न राष्ट्रों की भूमिका क्या थी। यदि मान लीजिए कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था होती तो क्या प्रथम विश्व युद्ध को रोका जा सकता था। इस प्रकार से उन घटनाओं का अवलोकन करके, अध्ययन करके वे निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। यह है ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति। दूसरा है आदर्शवादी अध्ययन पद्धति। आदर्शवादी अध्ययन पद्धति के समर्थक हैं वुड्रो विल्सन, बर्टन रसेल, टायन बी, कार्टर सेट। ये सब आदर्शवादी अध्ययन पद्धति का समर्थन करते हैं। आदर्शवाद जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, आदर्श, अंग्रेजी में इसको कहते हैं आइडिया। आदर्शवाद आइडियल, आइडिया से आइडियल बना। आइडिया का मतलब विचार, आइडियल का मतलब हुआ विचारों के जगत में रहने वाला। विचारों के जगत में जो रहता है उसको काल्पनिक कहते हैं। विचार कहां पर उत्पन्न होते हैं? मस्तिष्क में। तो जिसका अस्तित्व मस्तिष्क में होता है उसे वैचारिक या आदर्शवाद कहते हैं।
और जो चीज मस्तिष्क में होता है काल्पनिक होता है। लेकिन काल्पनिक और आदर्श में अंतर है। काल्पनिक हवा हवाई होती है, लेकिन आदर्श आपको प्रेरणा देता है आगे बढ़ने की, प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। और आदर्श हमेशा अप्राप्य होता है। आदर्श को प्राप्त नहीं किया जा सकता। आप उसकी ओर आगे बढ़ सकते हैं, उसको प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आदर्श को आपने प्राप्त कर लिया, आपने एक लक्ष्य रखा, उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया, यदि आपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया तो वह आदर्श आपके लिए व्यावहारिक हो जाता है। तो आदर्श हमेशा अप्राप्य होता है। इस आदर्शवाद उपागम का प्रयोग अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक घटनाओं को समझने और अध्ययन करने के लिए भी किया जाता है। क्या है ये विचारक ये सोचते हैं, इनका मानना है कि यदि मान लीजिए इस दुनिया से युद्ध को समाप्त कर दिया जाए, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, अत्याचार, शोषण, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद को समाप्त कर दिया जाए और व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग जनता के कल्याण के लिए करे, तो इसी से ही दुनिया का भला होगा, विश्व के लोगों का कल्याण होगा। तो ये कैसा है या कैसा था पर इनकी नजर नहीं जाती, कैसा होना चाहिए इस पर इनका ध्यान ज्यादा रहता है। तो आदर्शवाद वह विचारधारा है जो कैसा होना चाहिए पर अपने ध्यान को केंद्रित करता है। कैसा होना चाहिए तो आप भविष्य के बारे में सोचते हैं तो वह हवा हवाई बातें होती है, काल्पनिक बातें होती हैं। जैसे प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यह अनुभव किया गया कुछ लोगों के द्वारा कि यदि एक अंतरराष्ट्रीय संस्था होती तो प्रथम विश्व युद्ध नहीं होता। और इस विचार के सबसे अगुआ थे वुड्रो विल्सन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। वो पूरी तैयारी के साथ पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे और वो राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए इतने उत्सुक और लालायित थे कि इंग्लैंड, फ्रांस आदि राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ का समर्थन करने के नाम पर उनसे सभी प्रकार की रियायतें ले ली। इतने आदर्शवादी व्यक्ति थे और उनके मन मस्तिष्क में राष्ट्र संघ के बारे में एक निश्चित चित्र था। और यदि अमेरिका राष्ट्र संघ का सदस्य बना रहता तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू नहीं हो पाता। कम से कम 39 में तो युद्ध शुरू नहीं हो पाता। लेकिन आदर्श है, अमेरिका हट गया, राष्ट्र संघ के जितने बाकी सदस्य बचे उनको मौका मिला। जिनको कुछ मिला था पेरिस शांति सम्मेलन से उनको भी मौका मिला और जिनको अपमानित किया गया था उनको भी मौका मिला। ये आदर्श हमेशा अप्राप्य होता है। तो ये विचारक यह सोचते हैं कि राष्ट्र शक्ति प्राप्त करने के लिए या युद्ध करने के लिए जितने संसाधनों की बर्बादी करता है, यदि उन संसाधनों का उपयोग राष्ट्र के कल्याण के लिए किया जाए तो पूरी दुनिया स्वर्ग हो जाएगी। और इस प्रकार से वे बातें कहते हैं, लेकिन यह बातें संभव नहीं है। राम राज्य की स्थापना इतना आसानी से संभव नहीं है। तो इस प्रकार से नैतिक और मानव मूल्यों के आधार पर अध्ययन करता है। नैतिकता के आधार पर युद्ध नहीं होना चाहिए मतलब नहीं होना चाहिए। मनुष्यों के मूल्यों के आधार पर अध्ययन करता है। यदि मनुष्यों के जीवन को नियंत्रित करने के मूल्य हो सकते हैं तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी राष्ट्रों के आचरण को नियंत्रित करने के लिए भी नैतिक मूल्य हो सकते हैं और राष्ट्रों को इन नैतिक मूल्यों का पालन हमेशा करना चाहिए। फिर
शक्ति का मानव कल्याण के लिए प्रयोग, शक्ति हो लेकिन शक्ति का मानव कल्याण के लिए प्रयोग। आपको याद होगा 1974 में जब पोखरण में सबसे पहले भारत ने परमाणु विस्फोट किया था, पहला विस्फोट किया था 1974 में, तो उस समय श्रीमती गांधी ने कहा था कि हम परमाणु शक्ति प्राप्त करेंगे लेकिन परमाणु बम नहीं बनाएंगे। ये आदर्शवादी विचार है। परमाणु शक्ति, परमाणु बम बनाने की क्षमता हम प्राप्त कर लिए लेकिन परमाणु बम नहीं बनाएंगे। लेकिन परिणाम क्या हुआ? जब भारत ने परमाणु विस्फोट कर लिया, पाकिस्तान ने परमाणु बम बना लिया। हम अपना आचरण ठीक कर सकते हैं लेकिन दूसरे के आचरण को हम किस प्रकार से ठीक करेंगे? संभव नहीं है। और परिणाम इसका यह हुआ कि जब निश्चित हो गया कि पाकिस्तान ने परमाणु बम हासिल कर लिया है, तब फिर अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 1998 में भारत ने परमाणु विस्फोट किया दोबारा और परमाणु बम बना लिया। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ये आदर्श है कि शक्तियों का प्रयोग, क्षमताओं का प्रयोग राष्ट्रहित और मानव हित के लिए किया जाए। युद्ध, विषमता, अत्याचार से मुक्त करके शिक्षा, विवेक द्वारा विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तभी यह दुनिया रहने लायक हो पाएगी। और शक्ति की राजनीति के स्थान पर नैतिक सिद्धांत की स्थापना होनी चाहिए। शक्ति की राजनीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां शक्ति होगी टकराव होगा, तो टकराव नहीं होना चाहिए। यदि राष्ट्रों के बीच टकराव होगा तो दुनिया कैसे चलेगी? प्रथम विश्व युद्ध में हमने देख लिया, द्वितीय विश्व युद्ध में भी हमने देख लिया, हितों में टकराव। परिणाम यह हुआ कि जिन्होंने युद्ध शुरू किया वो भी बर्बाद हुए। बर्बाद तो उनको होना ही था, जो उनको बर्बाद किए वो भी पूरी तरह से पस्त हो गए। विजित और विजेता में ज्यादा अंतर नहीं पड़ा। दूसरी चीज, विश्व सरकार की स्थापना होनी चाहिए। विश्व सरकार, विश्व संगठन की स्थापना, अभी विश्व सरकार की स्थापना नहीं हो पाई है। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र है। राष्ट्रों का राष्ट्र यहां पर संयुक्त हो रहे हैं, एक नहीं हुए हैं। और जब तक राष्ट्रों के पास सब प्रभुता है तब तक विश्व सरकार की स्थापना संभव नहीं है। और जब तक संप्रभुता है तब तक राज्यों का अस्तित्व होगा। बिना संप्रभुता के राज्य की स्थापना हो ही नहीं सकती, राज्य का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। तो खैर, विश्व सरकार की स्थापना करने के ये पक्षधर हैं। और तीसरी चीज, सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाओं की समाप्ति होना चाहिए। सर्वाधिकारवाद एक नया शब्द आया। जब व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में, निजी जीवन में भी शासन का अधिकार माना जाता है, उसे सर्वाधिकारवादी व्यवस्था कहते हैं। सर्व अधिकार किसका? शासन का। साम्यवाद को सर्वाधिकारवादी व्यवस्था कहा जाता है। नाजीवाद, फांसीवाद भी इसी सर्वाधिकारवाद के अंश हैं। तो ये जो सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाएं हैं, नाजीवाद, फांसीवाद, साम्यवाद, सैनिक तानाशाहियां, ये सब शक्ति का अंधाधुंध प्रयोग करते हैं और इसका परिणाम विभिन्न विश्व युद्धों के रूप में हमारे सामने आता है। इसलिए सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाओं की समाप्ति होनी चाहिए और इसके स्थान पर लोकतांत्रिक सरकारों की स्थापना करनी चाहिए। ये आदर्शवाद है। जहां तक इसकी समीक्षा का प्रश्न है, यह संभव नहीं है। हम अच्छी से अच्छी बातें सोच सकते हैं, हम अच्छा से अच्छा काम करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई हमको उकसाए तो क्या करें? क्या एक गाल में थप्पड़ मार तो दूसरा गाल दिखा दें? संभव नहीं है। कम से कम अंतरराष्ट्रीय राजनीति में तो संभव नहीं है। मतलब आदर्शवाद आपको
प्रेरित करता है कि आप अच्छाई की ओर बढ़ें, और यह ठीक भी है। लेकिन आपको यथार्थ से भी रूबरू होना पड़ेगा। क्या हुआ? पंडित नेहरू ने आदर्शवाद की नीतियों का अनुसरण करते हुए 1947 से लेकर के 1964 तक, उनकी मृत्यु तक विदेश नीति का निर्धारण और संचालन किया। क्या हुआ परिणाम? 1962 में चीन के हाथों न केवल करारी पराजय मिली, अपितु हजारों वर्ग मील का क्षेत्र चीन ने हथिया लिया। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति आदर्शवाद के आधार पर नहीं चल सकती, शक्ति के बल पर चलती है। कहने का मतलब यह है कि जितना मार खाया भारत ने आदर्शवादी विदेश नीति के चलते, दुनिया में आपको ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए आदर्शवाद जानने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक उपयुक्त उपागम हो सकता है, लेकिन राष्ट्रों के लिए यह उपयुक्त उपागम नहीं हो सकता। यह है आदर्शवाद। अब देखें यथार्थवाद के बारे में। यथार्थवाद, रियलिज्म, जो हकीकत है, जो सत्य है, जो यथार्थ है, उसके अनुरूप अध्ययन करना। घटना जैसी घटी, उस घटना का यथारूप अध्ययन करना। कोई मीन मेख नहीं निकालना। अध्ययन करिए, अध्ययन करने के बाद निष्कर्ष निकालिए। ये यथार्थ है, ये यथार्थवाद है। इसके समर्थकों में मार्गन्थाउ है, इसका जनक कैनन है, नेबोर है, और भी अन्य विचारक रहे हैं यथार्थवाद के, लेकिन ये तीन मुख्य हैं। इन तीनों में भी मार्गन्थाउ सर्वाधिक प्रमुख है। उसने एक पुस्तक लिखी, पॉलिटिक्स एमंग नेशंस, 1949 की पुस्तक है ये। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में, जब दुनिया में शीत युद्ध का जोर शुरू हो चुका था, नाटो बनने की तैयारी हो रही थी, उस जमाने में मार्गन्थाउ ने शक्ति पर आधारित अंतरराष्ट्रीय राजनीति की एक नई ढंग से विवेचना की। इसलिए इस दृष्टिकोण को शक्ति का दृष्टिकोण भी कहते हैं। पावर अप्रोच क्या है ये? अंतरराष्ट्रीय, मार्गन्थाउ कहता है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का आधार शक्ति के रूप में परिभाषित हित की धारणा है, हित की अवधारणा है, शक्ति के रूप में परिभाषित। तो हित को पूरा करने के लिए शक्ति का होना आवश्यक है। कौन सा हित? राष्ट्रहित। जब हम अंतरराष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं तो हित का मतलब राष्ट्रहित होता है। तो राष्ट्रहित को प्राप्त करने के लिए शक्ति का होना आवश्यक है। तो शक्ति सर्वोपरि है। जब तक राष्ट्र के पास शक्ति नहीं होगी, वह अपने हितों को पूरा नहीं कर सकता। किसी न किसी प्रकार से हित का, किसी न किसी प्रकार से शक्ति का होना आवश्यक है। और जिसके पास शक्ति होगी, वही अंतरराष्ट्रीय राजनीति में मुख्य भूमिका का निर्वाह कर सकता है। तो शक्ति सर्वोपरि है। शक्ति को प्राप्त करने के लिए हर राष्ट्र प्रयास करता है। फिर आगे मानव स्वभाव। मानव स्वभाव में अंतर्विरोध होता है। मनुष्य कई बार ऐसा करूं या न करूं, इस ऊहापोह में हमेशा प्राय संघर्षरत रहता है। एक तरफ नियम है, नीतियां हैं, मूल्य हैं, दूसरी तरफ व्यवहार है। वह हमेशा मूल्यों का पालन नहीं कर पाता, तो वह व्यवहार का पालन करता है। और जब व्यवहार का पालन करता है, जानता है मूल्य हैं, नैतिकता का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन कई बार वह व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाता है, नैतिक मूल्यों को तिलांजलि दे देता है।
जब मानव स्वभाव में इतने अंतर विरोध होते हैं तो स्वाभाविक है राष्ट्रों के व्यवहार में भी ये अंतर विरोध मिलेगा, क्योंकि राष्ट्र कोई एक सुपरमैन नहीं है। राष्ट्रों का संचालन भी एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है या कुछ व्यक्तियों को समूह के द्वारा किया जाता है। यहां पर भी व्यक्ति है, व्यक्ति अपने निजी जीवन के संबंध में अंतर विरोधों से ग्रस्त रहता है, और यही व्यक्ति जब एक राष्ट्र के शासक रूप में काम करता है तो व्यक्ति तो वही है, उसके पास जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जो जानकारी उसको मिलती है, उसके अनुरूप वह विदेश नीति का निर्धारण करता है, और विदेश नीति का निर्धारण करते हुए भी वह कई बार नैतिक मूल्यों को तिलांजलि देने के लिए बाध्य हो जाता है, क्योंकि नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए राष्ट्रहित को हमेशा प्राप्त नहीं किया जा सकता। भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, नैतिक मूल्यों पर आधारित थी। भारत की यह विदेश नीति, गुटनिरपेक्षता की नीति, जनता पर बाहर से थोपी हुई चीज नहीं थी। यह भारतीय अंतरात्मा की आवाज थी। परिणाम क्या हुआ? दोनों पक्षों को देखिएगा। परिणाम यह हुआ कि 1950 से लेकर के 1969 तक, मान लीजिएगा आप, जब तक चीन का दबाव शुरू नहीं हुआ था, 1969 तक पूरी दुनिया में पंडित नेहरू का एक नाम था, पूरी दुनिया में। और ऊपर से गुटनिरपेक्षता की नीति को एक आंदोलन के रूप में उन्होंने शुरू किया था। अब यह धीरे धीरे करके बढ़ने लगा था। ये एक पक्ष हुआ, नैतिकता का पक्ष हुआ। लेकिन इस नीति की परीक्षा हुई जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया। कैसे? चीन ने युद्ध की कोई तैयारी नहीं की थी, और ये जो गुटनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, इनमें से किसी भी देश ने खुल करके चीन का विरोध या भारत का समर्थन नहीं किया था। क्या मिला आपको? अपमान, पराजय। हजारों वर्ग मील भूमि से आपको हटा दिया गया, खदेड़ दिया गया। तो यथार्थ क्या होना चाहिए? हर राष्ट्र को शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जब तक शक्ति नहीं होगी तब तक आप राष्ट्रहित को पूरा नहीं कर सकते। मतलब नीति सही, नीति गलत नहीं थी, नीति का व्यावहारिक पक्ष गलत था। आप मान लीजिए रात को 12 बजे अपने मोहल्ले में पहुंचते हैं, कहीं बाहर गए थे, आ रहे हैं आप, मोहल्ले के कुत्ते आपको भौंकते हैं। हो सकता है कोई कुत्ता आपको दौड़ाए भी, लेकिन मान लीजिए आपके हाथ में यदि लाठी है, कुत्ते भौंकेंगे तो, लेकिन आपके पास आपको दौड़ा करके काटने की कोशिश नहीं करेंगे। तो शक्ति का होना आवश्यक है, और यही नीति श्रीमती गांधी ने अपनाई। हाथ में डंडा लो, डंडा होना चाहिए, शक्ति होना चाहिए, तो हर दुश्मन भी आपसे डर करके अलग हो जाएगा। फिर हितों, मानव स्वभाव में अंतर विरोध होता है। नैतिकता, आदर्श और वास्तविकता के बीच संघर्ष होता है, और इस संघर्ष में कम से कम अंतरराष्ट्रीय राजनीति में वास्तविकता को विजयी होना चाहिए। नैतिकता और आदर्श जानने के लिए है, समझने के लिए है, सचेत होने के लिए है, लेकिन हम वास्तविकता को नजरअंदाज नहीं कर सकते। फिर हितों में टकराव होता है। स्वाभाविक है, दुनिया में जितने भी राष्ट्र हैं सबकी अपनी एक विदेश नीति है। सबकी विदेश नीति अलग अलग होती है, और विदेश नीति का एकमात्र लक्ष्य होता है राष्ट्र हित को पूरा करना। हर राष्ट्र के हित अलग अलग हैं, और परिणाम यह होता है हितों में टकराव होता है। भारत का हित इसी में है कि पूरा कश्मीर भारत का है। पाकिस्तान का हित वह सोचता है कि पूरा कश्मीर उसका है। कश्मीर एक है, दो भाग में बटा हुआ है।
पाकिस्तान थोड़े से भाग को लेकर बैठा है, भारत बड़े भाग को लेकर बैठा है। हितों में टकराव स्वाभाविक है। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी, हमारे द्वारा निर्मित, उसके साथ भी विरोध है। क्यों विरोध है? क्योंकि बांग्लादेश से आए दिन हजारों की संख्या में लोग भारत आ जाते हैं, भारत में आकर के रह रहे हैं, नागरिकता प्रमाण पत्र भी उन्होंने बना लिया है। तो हितों में टकराव स्वाभाविक है, और जब हितों में टकराव होगा तो शक्ति प्रयोग के द्वारा नियंत्रण और संतुलन की स्थापना की जाती है। दुनिया संतुलन पर टिकी हुई है। यदि दुनिया में नियंत्रण न हो, संतुलन न हो, दुनिया एक दिन भी न चले। आज अमेरिका और रूस सीधे सीधे आमने सामने टकराने से बचते हैं और हमेशा बचेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के पास परमाणुविक शक्ति है। एक सांपनाथ है, दूसरा नागनाथ है। कोई किसी से कम नहीं। तो इसी से शक्ति संतुलन बनता है, और यही संतुलन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल तत्व है। दुनिया की राजनीति का ये मूल तत्व है। जब तक शक्ति संतुलन नहीं होगा तब तक दुनिया चल नहीं पाएगी। यदि किसी भी एक पक्ष में यदि संतुलन का पलड़ा, तराजू का पलड़ा झुका, अगले दिन स्वाहा हो जाएगी दुनिया। फिर सर्वोत्तम की प्राप्ति संभव नहीं है। आदर्श हमको सर्वोत्तम की ओर आगे बढ़ाता है, लेकिन सर्वोत्तम को प्राप्त करना कभी भी संभव नहीं होता। तो बेहतर यह है कि बुराई को कम से कम अपनाएं। शक्ति के द्वारा जो चीज हासिल होती है उसको कम से कम अपनाएं, क्योंकि आपने किसी से भी जबरदस्ती किया, जोर जबरदस्ती किया, वह आपके पास स्थायी होकर के नहीं रहेगा और आपको ज्यादा कंसंट्रेशन उस ओर देना पड़ेगा। तो बेहतर यह है कि अच्छी तरह से सोचते हुए काम किया जाए, विवेक के द्वारा काम किया जाए, तभी देश का भला होगा। और मानव प्रकृति को उस रूप में देखना जैसा वह है। मार्गंधव कहता है मूल चीज है मानव प्रकृति। यही तो व्यवहारवाद का आधार है, और क्या है। हम राजनीति विज्ञान, आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत व्यवहारवाद का अध्ययन करते हैं। व्यवहारवाद क्या है? यह मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन करता है। कौन से व्यवहार का? देखिए, व्यक्ति जिन परिस्थितियों में जीवन यापन करता है, जिन परिस्थितियों में वह रहता है, उसी के अनुरूप उसके मन में विचार उत्पन्न होते हैं, और जैसा विचार उत्पन्न होगा, जैसा सोचेगा, उसी के अनुरूप व्यवहार करेगा, और जैसा व्यवहार करेगा एक देश की राजनीतिक व्यवस्था उसी प्रकार की होगी। तो व्यक्ति का व्यवहार मूल चीज है। और मार्गंथाव का यथार्थवाद कहता है कि मानव प्रकृति का वैसा ही अध्ययन करना जैसा वह है। तो जिस प्रकार से मानव, एक मनुष्य अपना व्यवहार करता है, कभी नैतिकता की ओर झुक करके काम करता है, कभी वास्तविकता की ओर जाने की कोशिश करता है। ये एक छोटे से उदाहरण के लिए लीजिएगा। मान लीजिए कि व्यक्ति भूखा है, उसके पास पैसे नहीं है, वो चोरी करता है, जानता है, वो सोच रहा है चोरी करना गलत है, अपराध है, लेकिन नैतिकता कहती है चोरी मत करो। व्यवहार कहता है खाने के लिए पैसे नहीं, भूखा मर रहा है, सामने तेरे पड़ा है, पैसा उठा ले। ये व्यवहार है। तो जैसा व्यक्ति का व्यवहार होगा, राष्ट्रों का व्यवहार भी उसी प्रकार से होगा, क्योंकि राष्ट्रों की विदेश नीति का निर्धारण और संचालन व्यक्ति के द्वारा ही किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले चेम्बरलेन ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। उसने हिटलर के सामने घुटना टेकने की नीति अपनाई है। परिणाम यह हुआ कि हिटलर के हौसले और बुलंद होते गए।
ब्रिटिश जनता ने सोचा नहीं, चैम्बरलेन प्रधानमंत्री के पद के लायक नहीं है, उसको हटाया गया। विंस्टन चर्चिल को प्रधानमंत्री बनाया गया। विंस्टन चर्चिल ने टकराने की नीति अपनाई, हिटलर के हौसले को रौंदने की नीति अपनाई। परिणाम यह हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। पद एक है, व्यक्ति दो है। जैसा व्यवहार करेंगे उसी प्रकार से विदेश नीति होगी। और इस संदर्भ में मार्गनथाउ का जो यह यथार्थवाद है, उसके 6 बिंदु हमारे सामने आते हैं, या 6 सिद्धांत हमारे सामने आते हैं। पहला है मानव प्रकृति। मानव प्रकृति अंतरराष्ट्रीय राजनीति का मूल निर्धारक तत्व है। जैसा मनुष्य का व्यवहार होगा, जैसे मनुष्य की प्रकृति होगी, अंतरराष्ट्रीय राजनीति भी उसी प्रकार की होगी, क्योंकि विदेश नीति उसी के अनुरूप होगा। जैसे विदेश नीति आपकी बनेगी, उसी प्रकार से आप काम भी करेंगे, और आपकी विदेश नीति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों को प्रभावित करेगी। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति का मूल मनुष्य की प्रकृति में निहित है। हिटलर की विदेश नीति क्या थी? हिटलर की विदेश नीति का एकमात्र उद्देश्य था जर्मनी के अपमान का बदला लेना, और प्रथम विश्व युद्ध के द्वारा जो उसकी क्षति हुई है उसको पूरा करना। परिणाम स्वरूप उसने आगे बढ़ने की और इस अपमान को धोने के लिए नीति अपनाई। तो व्यक्ति की प्रवृत्ति में ही हर चीज निहित है। दूसरी चीज राष्ट्रहित। राष्ट्रहित अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रों का एकमात्र उद्देश्य होता है, और इस राष्ट्रहित की प्राप्ति के लिए कोई भी देश किसी भी सीमा तक जा सकता है। उसके लिए फिर कोई नियम, बंधन, नैतिकता वगैरह कुछ भी नहीं होते। राष्ट्रहित सर्वोपरि है, और राष्ट्रहित को नैतिकता का नियम कोई उसको बाध्य नहीं कर सकता, वह झुका नहीं सकता, क्योंकि जिन लोगों के हाथ में शासन सत्ता होती है, जनता की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा उस पर बनी रहती है, और प्रत्येक देश का शासक वर्ग सबसे पहले राष्ट्रहित के रूप में राष्ट्र की सुरक्षा को निश्चित करता है, उसके बाद विकास को तय करता है। तो मूल चीज है राष्ट्रहित। तीसरी बात, राष्ट्रहित परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय तत्व होते हैं। राष्ट्रहित में भी परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय तत्व होते हैं, क्योंकि राष्ट्रहित को पूरा करने के लिए विदेश नीति का निर्धारण किया जाता है। यह विदेश नीति 2 प्रकार की होती है, एक परिवर्तनीय, दूसरा अपरिवर्तनीय। अपरिवर्तनीय क्या है? नीति, जो हम जिस नीति पर आगे बढ़ करके चलते हैं। जैसे भारत की विदेश नीति का स्थायी पक्ष है गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता का मतलब गुटों से अलग रहना। इसी में यह तथ्य भी निहित है, युद्धों का विरोध करना, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का विरोध करना, अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए हमेशा प्रयास करना, ये उसी में निहित है। और इस नीति में कभी भी परिवर्तन नहीं आएगा। 1947 से लेकर के आज 2022 तक जितने भी हमारे देश में सरकारें बनी, जितने भी प्रधानमंत्री आए, सब इस नीति के कायल रहे। और आज भी भले ही दूसरे दल की सरकार बनी है, आज भी वह इसी नीति पर कायम है। ये इसका अपरिवर्तनीय स्थायी नीति रही है। लेकिन जो परिवर्तनशील पक्ष है, यह समय और परिस्थिति के अनुसार बदलते रहता है। किसी जमाने में हमारी अमेरिका से बिल्कुल नहीं बनती थी। अमेरिका लगभग हमारे एक बहुत बड़ा दुश्मन के रूप में सामने आ रहा था। 1971 के युद्ध को देख लीजिए। लेकिन नीतियां बदलती हैं, कुछ परिवर्तनशील चीजें इसमें सम्मिलित करनी पड़ती है। पहले हम केवल रूस पर निर्भर थे, सोवियत संघ पर निर्भर थे अस्त्र शस्त्र के आयात के विषय में। आज हम अमेरिका से भी मंगा रहे हैं। अमेरिका से रूस की तुलना में ज्यादा हम अस्त्र शस्त्रों को
हम खरीद रहे हैं। ये परिवर्तनशील नीति है। पहले भारत इजराइल को मान्यता नहीं दिया था। इजराइल को मान्यता तो दिया था, लेकिन उसके साथ उसने कूटनीतिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। अरब देशों के साथ उसका ज्यादा गहरा संबंध था। लेकिन परिस्थितियां बदली। भारत ने सोचा, जब अरब देशों ने खुद इजराइल को मान्यता दे दी है, तो भारत भी क्यों न मान्यता देवे। तो भारत ने भी इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित कर दिए परिस्थिति के अनुसार। तीसरा है, चौथा है विवेक। विवेक पूर्ण निर्णय। हर राष्ट्र का मुखिया विवेकपूर्ण निर्णय लेता है। क्यों? क्योंकि विदेश नीति का संचालन विवेक के द्वारा किया जाता है, भावना में बहकर नहीं किया जाता। तो विदेश नीति और एक व्यक्ति निर्णय भी नहीं लेता, एक बहुत बड़ा समूह होता, संगठन होता है विदेश नीति के क्षेत्र में निर्धारण करने के लिए, जो पूरी दुनिया भर से विभिन्न प्रकार की जानकारियां एकत्र करता है। उसके आधार पर उस संबंधित शासक को जो परामर्श दिए जाते हैं, उसके अनुरूप वो विदेश नीति का निर्धारण करता है। विवेकपूर्ण निर्णय। श्रीमती गांधी ने 1971 के युद्ध के बाद शिमला समझौता किया था, और इस शिमला समझौते के अंतर्गत पाकिस्तान की जीती हुई पूरी जमीन भारत ने वापस कर दी थी। ये उनका उस समय की परिस्थिति के अनुरूप विवेकपूर्ण निर्णय था। 93,000 सैनिकों को भी छोड़ दिया था उन्होंने। ये उनका विवेकपूर्ण निर्णय था उन परिस्थितियों में, क्योंकि जिन परिस्थितियों में ये घटना घटी, दुनिया का कोई भी देश का शासक जिन परिस्थितियों में वह काम करता है, वह उसके अनुरूप सर्वोच्च और बढ़िया निर्णय लेता है। वो उस परिस्थिति की, उस समय की बात थी। नेहरू जी ने चीन के सामने झुकने की नीति अपनाई, या 2014 के पहले भारत में जितनी भी सरकारें थी, उन्होंने कभी भी चीन से टकराने का प्रयास नहीं किया। 2014 के बाद अभी टकराने की हिम्मत भारत की सरकार कर रही है। चीन भी एकदम से हड़बड़ा गया है। यह कैसा, अभी तक तो ऐसा कभी नहीं होता था। ये आज की परिस्थिति है। मोदी जी ने कहा भी था कि मैं न तो किसी के साथ जब बात करूंगा तो न तो नजर झुकाकर बात करूंगा, न नजर ऊपर करके बात करूंगा, मैं नजर से नजर मिलाकर बात करूंगा। आज चीन के साथ यही भारत कर रहा है, नजर से नजर मिलाकर के बात कर रहा है। विवेक। पांचवी चीज है नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं, लेकिन क्या राष्ट्रहित का जब हम पालन करें, राष्ट्रहित के बारे में जब हम सोचें, विचार करें, राष्ट्रहित को प्राप्त करने की जब कोशिश करते हैं हम, तब क्या नैतिक मूल्य हमारे काम को संचालित करेंगे, निर्देशित करेंगे? ये सही नहीं है, ये गलत है, ये गलत नहीं है, ये सही है? नहीं। राजनीति में, विदेश नीति के क्षेत्र में कभी भी नैतिक मूल्य बाधक बनकर नहीं आने चाहिए। और बाधक और कभी भी नैतिक मूल्य सामने आए, वहां पर आप असफल होंगे। सोचिए 1948 में जब पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध कश्मीर को लेकर चल रहा था, पंडित नेहरू ने नैतिकता के नाते, और कुछ नहीं था, नैतिकता के नाते उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में इस मामले को पेश किया। यह सोच करके पेश किया कि यूनाइटेड नेशंस निष्पक्ष न्याय हमारे साथ करेगा और पाकिस्तान को कश्मीर से अलग कर देगा। भारत में सबने रोका, सबने कहा आप 4 दिन का समय और दे दीजिए, थोड़ा सा रुक जाइए,
अब पूरा कश्मीर हम खाली करवा देंगे। नेहरू जी ने नहीं माने। तो जहां नैतिकता की बात आती है, राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए, नैतिकता बाद में होना चाहिए। नैतिकता के बलि वेदी पर राष्ट्रहित की बलि नहीं दी जा सकती। और आखिरी में एक रोंगटाई विचार है, आर्गू है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति को स्वायत्त विषय का दर्जा दिया जाए। राजनीति से निकला है, राजनीति का एक भाग है अंतरराष्ट्रीय राजनीति, लेकिन ये विचारक कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति एक स्वतंत्र और स्वायत्त विषय होना चाहिए। तो यदि आप स्वायत्त विषय लेना चाहते हैं तो हम कहेंगे कि आप एक काम करिए, इसमें से राजनीति शब्द छोड़ दीजिए, अब अंतरराष्ट्रीय बनकर के घूमिए। संभव है? संभव नहीं है। तो जब तक राजनीति विज्ञान है तब तक अंतरराष्ट्रीय राजनीति का एक भाग ही बना रहेगा, उसका बाप नहीं बन सकता। ये 6 बिंदु के द्वारा मार्गन्थाउ के यथार्थवादी सिद्धांत को समझा जा सकता है। इसमें मूल चीज क्या निकाला? राष्ट्रों में संघर्ष और विरोध हमेशा विद्यमान रहता है। मार्गन्थाउ का यथार्थवाद यह कहता है कि जो चीज जैसी है, दुनिया के विभिन्न राष्ट्र व्यवहार में जिन नीतियों का पालन करते हैं, वस्तुतः जैसा करते हैं, उसका अवलोकन करना, उसका अध्ययन करना। कोई आदर्श नहीं, कोई नैतिकता नहीं, कोई बंधन नहीं, कुछ नहीं, जैसा व्यवहार करता है आप उसका वास्तविक रूप में अध्ययन करिए। तो दुनिया के सभी देशों के बीच अलग अलग अवसरों पर संघर्ष भी होता है, विरोध भी होता है, समन्वय भी होता है। ये स्वाभाविक है। दूसरी चीज, शक्ति का विकास। हर राष्ट्र किसी न किसी प्रकार से शक्ति को प्राप्त करने की कोशिश करता है, क्योंकि जब तक शक्ति नहीं होगी तब तक वह अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई भूमिका का निर्वाह नहीं कर सकता। आज सोच लीजिए पाकिस्तान की स्थिति अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्या है, जिसका अप्रोच नकारात्मक होता है। एक बात ध्यान रखें, कभी भी नकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। क्यों? एक उदाहरण लीजिए, अन्ना हजारे के नेतृत्व में जो आंदोलन चला था भारत में, उसी से एक नई राजनीतिक दल का निर्माण हुआ। आपको सफलता मिली, सरकार बन गई, लेकिन आप क्या है? एक राजनीतिक आंदोलन का रूप है। राजनीतिक आंदोलन का मतलब वर्तमान व्यवस्था से असंतोष, वर्तमान व्यवस्था के प्रति आप में आंदोलन का भाव है। आंदोलन मतलब नकारात्मक सोच। तो जब तक आपके मन में नकारात्मक सोच किसी भी चीज के बारे में होगा, तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकेंगे, क्योंकि आप उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, आप वहीं पर उलझ जाएंगे, हर चीज में मीट बेख निकालेंगे, क्योंकि सोच आपके नकारात्मक है। आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक सोच जरूरी होगा। राष्ट्र क्या करते हैं? वे ही राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आगे बढ़ पाते हैं जिनकी सोच सकारात्मक होती है। और नकारात्मक सोच जो होंगे, सोच रहे होंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो राष्ट्रों के हित में टकराव होगा। और शक्ति का विकास हर राष्ट्र करने की कोशिश करता है। तीसरी चीज, विदेश नीति जो होती है यथार्थवाद पर आधारित होती है। आदर्शवाद के द्वारा आप विदेश नीति का निर्धारण नहीं कर सकते। विदेश नीति का संचालन आपको आदर्शवाद के आधार पर नहीं कर पाएंगे, करेंगे तो असफलता मिलेगी। भारत आपके सामने उदाहरण है। इसलिए यथार्थवाद के आधार पर विदेश नीति का निर्धारण और संचालन होना चाहिए। यह है मार्गन्थाउ का यथार्थवाद। थोड़ी सी आलोचना कर लें। पहली बात, संघर्ष हमेशा नहीं, सहयोग का भाव ज्यादा होता है। संघर्ष स्वाभाविक है, लेकिन दुनिया में हमेशा संघर्ष होगा शक्ति के लिए, जरूरी नहीं। यदि सहयोग का भाव कम होता तो दुनिया कब समाप्त हो चुकी होती। तो संघर्ष जितना है सहयोग भी है, और हमेशा सहयोग
का प्रतिशत अधिक होता है, संघर्ष का प्रतिशत कम होता है। दूसरी चीज, सभी राष्ट्र शक्ति प्राप्त करने का एकमात्र लक्ष्य लेकर नहीं चलते। तो अब नेपाल है, बांग्लादेश है, बर्मा है, म्यांमार है, थाईलैंड है, ये छोटे छोटे देश हैं। ये कौन सी शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेते हैं। तो हर राष्ट्र का एकमात्र लक्ष्य शक्ति प्राप्त करना नहीं होता, अपितु सुरक्षा प्राप्त करना होता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना होता है, शक्ति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। तीसरी चीज, शक्ति एकमात्र तत्व नहीं है। हर चीज की कसौटी यदि शक्ति है तो दुनिया कैसे चलेगी। ये तो वैसे ही हुआ जैसे राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत को हमने अध्ययन किया था। देव उत्पत्ति वाला कहता है धर्म के कारण राज्य की उत्पत्ति हुई। शक्ति सिद्धांत कहता है केवल शक्ति के कारण राज्य उत्पन्न हुआ। सामाजिक समझौता कहता है कि राजनीतिक चेतना के कारण राज्य का जन्म हुआ। आर्थिक सिद्धांत कहता है कि अर्थ के कारण राज्य का जन्म हुआ। नहीं, इन सब का जब निचोड़ हुआ, ये सब चीजें जब समन्वित हुई, तब राज्य की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अनेक तत्व हैं। इन तत्वों में शक्ति एक तत्व है। यह हो सकता है शक्ति की भूमिका अधिक हो, लेकिन अन्य चीज विचारधारा, नेतृत्व, इतिहास, संस्कृति, ये सब चीजें भी विदेश नीति को प्रभावित करती हैं। शक्ति साध्य नहीं, साधन मात्र है। शक्ति यदि आप साध्य मान लेंगे, यदि शक्ति को आप साध्य बना लेंगे, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टकराव होगा। तो इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि शक्ति को साधन बनाइए। अपनी विदेश नीति को प्राप्त करने का, विदेश नीति को क्रियान्वित करने का, राष्ट्र हित को प्राप्त करने का एक साधन बनाइए। शक्ति को आप साध्य बनाएंगे, मुंह की खाएंगे। अब नहीं तो हिटलर के सेकेंड वर्ल्ड वॉर को देख लीजिएगा। फिर शक्ति यदि साध्य होगा, यदि शक्ति ही सर्वोपरि मानकर आप चलेंगे, तो आपके द्वारा किया गया हर काम सही हो जाएगा। कोई काम फिर अवैध नहीं होगा। शायद इसलिए कहा गया है ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, युद्ध में सब कुछ जायज होता है। तो शक्ति साध्य नहीं होना चाहिए, शक्ति साधन होना चाहिए। उस साधन के द्वारा आप राष्ट्रहित को प्राप्त करने की कोशिश करिए। इसी में आपकी और दुनिया की भलाई है। और आखिर में वर्तमान में शक्ति संबंध का महत्व कम हो गया है। आज रचनात्मक संबंधों को ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। रचनात्मक संबंध, शक्ति संबंध जहां भी होगा वहां पर परस्पर अविश्वास होगा। जहां कहीं भी रचनात्मक संबंध होंगे वहां पर परस्पर विश्वास का भाव होगा, और परस्पर विश्वास से पूरी दुनिया चलती है। ये मॉर्गनथाउ का यथार्थवाद है। तो यथार्थवाद वह विचारधारा है, वह उपागम है जो वास्तविकता को लेकर के आगे बढ़ता है। लेकिन मॉर्गनथाउ ने इस वास्तविकता में शक्ति का तत्व जोड़ दिया है और यह कहा है कि शक्ति का तत्व ही अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सर्वोपरि है। आगे एक दो और उपागम हैं, इसकी चर्चा अगले व्याख्यान में होगी। आपको धन्यवाद।